घटनाचक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग की। इससे पहले हम लोगों ने जो बात करी उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक अवस्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, यानी पार्ट 1 में आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मृदा, इन सब के बारे में समझा। और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग। एक लंबा खंड है, लंबा सेगमेंट है, तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में उद्योग की बात करें तो कई सारे उद्योग यहाँ पे देखने को मिलते हैं और उन उद्योगों से किस तरीके के प्रश्न होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी बुकलेट में कि वर्ष 1991 से वैश्वीकरण और उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप और गठन में भी पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है। 1991 ये ईयर आप लोगों को याद रखना है। 1991 में नई आर्थिक नीति का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, नई आर्थिक नीति। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों के सर्जन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण भी किया, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो उद्योग के संदर्भ में स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं 1991 से ही ये दौर कहीं ना कहीं परिवर्तन वाला दौर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें यहाँ पे, तो देखिए उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोल रहे हैं, इसकी स्थिति की बात करें तो 27 जनवरी 2022 बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा आपके सामने है। उसकी स्थिति इस प्रकार है। अब जरा समझिए कि औपचारिक स्वीकृत प्राप्त जो सेज हैं, सेज बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 24 है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आंकड़ा आपके सामने आ सकता है। वहीं पे सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त सेज जो है उनकी संख्या 1 है और अधिसूचित सेज की संख्या है 21। ये आंकड़े याद रख लीजिए, 24, 1 और 21। औपचारिक पूछे तो 24, सैद्धांतिक पूछा जाए तो 1 और अधिसूचित पूछा जाए तो 21। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 27 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, यानी ऑपरेशनल जो सेज हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 14। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो वो इस प्रकार हैं, जहाँ पे नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे नोएडा में है, नाम से पता लग रहा है। मुरादाबाद में है। HCL टेक्नोलॉजीज की बात करें, लिमिटेड की बात करें तो ये भी आपका नोएडा में है। एक संभावित प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पे कि भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ऑपरेशनल यानी जो संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं है? तो 3 आपको ध्यान रखने हैं। नोएडा में 2 हैं और एक मुरादाबाद में है। क्लियर है जी? एक सिंपल सा प्रश्न अलग से आ सकता है, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो नोएडा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल चर्चा का विषय है, चर्चा में चल रहा है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे देखिए 3 देखें आपने। नेक्स्ट देखिए मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा में है। विप्रो लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा में है। सी व्यू डेवलपर्स लिमिटेड, ये नोएडा में है। और NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा में है ना। उसके बाद ऑक्सीजन बिजनेस पार्क, ये यानी ऑशविक्स सॉफ्टटेक कह सकते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपका नोएडा में ही है। अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। एक प्रश्न नोएडा के संदर्भ में बहुत एग्जाम में कई बार आया है देखने को, नॉलेज पार्क पूछा जाता है। नॉलेज पार्क ऐसा नहीं कोई ऐसा पार्क है जहाँ पे नॉलेज दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज पार्क मतलब कई सारा इंस्टीट्यूशन का हब है वहाँ पे, तो नॉलेज पार्क आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है। एक पॉइंट चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नॉलेज पार्क। और नॉलेज पार्क आपका पड़ता है, ये भी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ है बच्चों? ग्रेटर नोएडा, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ बच्चों के कमेंट हमने देखे थे, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझें यहाँ पे। उसके बाद आर्शिया नॉर्दर्न FT
WZ लिमिटेड है, ये बुलंदशहर में है। ठीक है, अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद SCL IT सिटी लखनऊ, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये लखनऊ में है, नाम से पता लग रहा है। गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये नोएडा में है। तो यहाँ से वही प्रश्न होंगे कि कौन सा यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, लोकेशन के संदर्भ में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये नोएडा में ही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नाम से जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो कहाँ है? नोएडा में ही है। ठीक है, अब ये कुछ कुटीर उद्योग के बारे में आप लोग देख पाएंगे और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये आपकी बुकलेट में बहुत अच्छा खासा दिख रहा होगा माफी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, यहाँ पे प्रश्न कैसे रहता है, उद्योग का नाम दिया जाएगा और आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि कहाँ पे ये हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे खेल के सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है? मेरठ, है ना। कांच के लिए कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां। इस तरीके के प्रश्न यहाँ उद्योग के संदर्भ में आते हैं। तो कुछ पॉइंट, जैसे आपके पास पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, दरी निर्माण, मैं बोल दे रहा हूँ दरी निर्माण, है ना। तो इसका जो केंद्र है कहाँ है? सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, अभी इतने सारे केंद्र यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। गलीचा निर्माण, आगरा, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर। दिया सलाई, दिया सलाई, देखिए यहाँ पे बरेली याद रखें, जो पहला पॉइंट है इसको जरूर याद रखें। गलीचा निर्माण आगरा, गलीचा निर्माण आगरा, दिया सलाई बरेली, और दरी निर्माण ये सीतापुर, यहाँ पे कई बार देखने को आता है। ये साबुन उद्योग, दिया सलाई हो गया। साबुन उद्योग ये आपका कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ में है। चीनी मिट्टी के बर्तन, ये खुर्जा, ये कई बार प्रश्न आता है। चीनी मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश में कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो खुर्जा ध्यान रखेंगे। नल के पाइप जो बनते हैं ये प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, ये लोकेशन। औषधि निर्माण की बात करें तो कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। औषधि निर्माण के संदर्भ में लखनऊ ध्यान रखिएगा, है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद टॉर्च निर्माण, टॉर्च का निर्माण ये कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। रंग रोगन एवं वार्निश ये कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ। मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है विजिबल ना हो आप लोगों के लिए, लेकिन बुक आपके पास होगी, उसमें आप लोग देख पाएंगे। अब जैसे सिगरेट निर्माण, तो सिगरेट कहाँ बन रहे हैं? सहारनपुर और गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हथकरघा एवं सूती वस्त्र, मेरठ, देवबंद, ये कई सारे क्षेत्र हैं। कंबल निर्माण, मुजफ्फरनगर, ये लोकेशन ध्यान रखें। लकड़ी का फर्नीचर, हाथरस, लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर और नगीना, ये लोकेशन ध्यान रखेंगे। वहीं पे इस तरफ देखिए, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने ये लखनऊ और वाराणसी है। बेत की छड़ियाँ बरेली, कई बार एग्जाम में आता है गाइस, बेत की छड़ियाँ कहाँ की हैं? तो बरेली याद रखेंगे। खेल का सामान, खेल का सामान मेरठ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आगरा भी है लेकिन मेरठ ध्यान रखें, है ना। अभी मेरठ में ही पूरे भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद, तो कहाँ है? मेरठ, ये लोकेशन ध्यान रखें। उसके बाद पीतल और कलई के बर्तन, पीतल के लिए मुरादाबाद आपका बहुचर्चित है, बाकी वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, ये सब लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बर्तनों पर कलई और नक्काशी मुरादाबाद और मिर्जापुर। पीतल के ताले या सरौते जिससे आप देख सुना होगा आपने, आपका जो आप खाते सुपारी वगैरह जो काटी जाती है। हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चाकू, कैंचियाँ एवं छुरे, ये पीतल की मूर्तियाँ, ये सब कहाँ है? मथुरा। लोहे के बाट, ये सहारनपुर, आगरा। जरी, चिकनकारी, गोटे का काम, ये सब लखनऊ, वाराणसी में देखने को मिलता है। हाथ से कागज बनाना, ये मथुरा, ये लोकेशन यहाँ पे बहुचर्चित है। कालपी एवं कागजी सराय यहाँ पे देखने को मिलता है। इत्र व सुगंधित इत्र, कन्नौज के इत्र यहाँ पे बड़े प्रसिद्ध रहते हैं, कन्नौज। उसके बाद जौनपुर, गाजीपुर, लखनऊ, ये देखने को मिलता है। मिट्टी के खिलौने, ये आगरा। और बिस्किट अगर बात करें तो मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़। मोदीनगर जो आपका गाजियाबाद रीजन में आ जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है लघु एवं कुटीर उद्योग, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी बुक आपके पास होगी तो वहां से भी आप लोग उसको कंठस्थ करते चले। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र का सहज है। और उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग वो क्या है? हथकरघा उद्योग। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। वहीं पे उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। 2018-19 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, चीनी उत्पादन में। ठीक है, जबकि द्वितीय स्थान पे है महाराष्ट्र। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए
कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें किसकी हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें किसकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है चीनी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिले किसकी हैं, चीनी की हैं। और सबसे पहली मतलब सबसे ज़्यादा चीनी मिले कहाँ देखने को मिलती हैं, सबसे ज़्यादा। दूसरा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक चीनी मिले कहाँ हैं, सर्वाधिक चीनी मिले कहाँ हैं। ये प्रश्न बदला, शब्द बदले, आंसर बदल जाएगा। कहाँ है, तो महाराष्ट्र। ये दो लोकेशन आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है जी। यहीं पे गड़बड़ गलत होने के चांस हो जाते हैं, सतर्क रहिएगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखें, उत्तर प्रदेश प्रमुख चीनी उत्पादक जिले जो हैं वो है गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती और बरेली। ये सब ये यहाँ की लोकेशन है। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र हैं सीतापुर है, बरेली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ जिले हैं। यहाँ पे ये स्थित देखने को मिलता है गुड़ बनाने के, है ना। देखिए जिस तरीके से आप सुनते हैं कि ईंटा, जो ईंट बनती है उसको जहाँ बनती है उसको भट्टा बोलते हैं ना, और जहाँ पे गुड़ बनता है उसको कर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्रा। गुड़ बनाने वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, कर्रा, कर्रा। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है जी। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर गाइस आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलता है, और जो सूती वस्त्र के लिए कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसको कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जा रहा है, ठीक है। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है कि दक्षिण भारत का, या प्रश्न ये लिखिए, आपके लिए प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर, ये तो उत्तर भारत का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर जिलों में ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र कहाँ देखने को मिल रहे हैं, कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर। 3 लोकेशन यहाँ पे ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब ये जो कुटीर उद्योग जो अभी हम लोगों ने बात करी, इसका एक मैं रफली आपको यहाँ पे डायमेंशन बताऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, ये मैप आपको विजिबल हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब देखिए, जैसे सहारनपुर की बात करें, अभी जो हम लोगों ने बात करी थी, ये सब आपका ग्राफ में एक ही जगह, एक ही पेज पे आ गया है। लोहे के बाट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर, हथकरघा, दिया सलाई, सिगरेट, ये सब कहाँ सहारनपुर देखने को मिल रहा है, बिजनौर। इस तरीके से आपको लोकेशन भी पता लगेंगे। तो कुछ लोकेशन हैं जहां पे अधिकांश उद्योग देखने को मिल रहे हैं, जैसे दरी निर्माण के लिए आपका शाहजहांपुर है ना। चाकू उद्योग ये रामपुर में देखने को मिल रहा है, चाकू उद्योग रामपुर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगरा, मथुरा, ये सब देखेंगे यहाँ पे आप लोग। मेरठ में आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न आता है, ठीक है। सिगरेट निर्माण, साबुन, ये सब लोकेशन अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करी वही है। अब ये औषधि निर्माण, ये आपका झांसी है, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे, है ना। और देखिए आप एक पॉइंट और देख रहे होंगे, औषधि निर्माण लखनऊ में भी है, औषधि निर्माण लखनऊ में भी है। दोनों अगर आ जाएं तो दोनों ही सही हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग अपना आंसर करेंगे। जूट उद्योग आपका पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर में देखने को मिलता है। हथकरघा जो कि सबसे बड़ा उद्योग है, ये कहाँ देखने को मिल रहा है, आजमगढ़। ये कुछ हाईलाइटेड है जो मैं आपको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। और जैसे आप देखेंगे गलीचा निर्माण, तो ये भदोई में देखने को मिलता है। गलीचा निर्माण कहाँ है, भदोई, ठीक है, प्रयागराज के जस्ट थोड़ा सा आगे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इत्र और सुगंधित तेल, ये आपके जौनपुर में है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए इत्र और सुगंधित तेल, ये कन्नौज, ये भी है। तो 2 लोकेशन आपके पास इत्र और सुगंधित तेल के संदर्भ में है। बाकी सारी डिटेल आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थित कारखाने, इसके ऊपर जरा समझें। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने, इसको जरा देखें। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख कारखाने, अब ये कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग। जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, वाराणसी में। सिंगरौली कोयला खान, सोनभद्र में।
उर्वरक कारखाने प्रयागराज, ये आपका गोरखपुर, आंवला बरेली भी देखने को मिल रहा है। मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड, ये नैनी नाम से पता लग रहा है प्रयागराज में है। प्रमुख कारखाने हैं, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये आपका रायबरेली नैनी में है, रायबरेली और नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर, जगदीशपुर अमेठी में पड़ रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये आपका टुंडला फिरोजाबाद में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला, ये सोनभद्र में जगह के नाम है, ठीक है। ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड, ये आपका लखनऊ में है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला देखें, भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान, ये कानपुर में है, ठीक है। यानी चमड़े उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। उर्वरक कारखाना इफ्को जिसको बोल रहे हैं, ये आपका आंवला यानी बरेली में है। फूलपुर जिसको प्रयागराज बोल रहे हैं वहीं पे है। तेल शोधक कारखाना मथुरा, ये हो सकता है आपको विजिबल ना हो रहा हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आपके पास बुकलेट होगी, उसमें देख के उसको मार्क कीजिएगा, है ना। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम, ये रेणुकूट में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर, एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में नरौरा, कई बार प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम अंग निर्माण जय कानपुर में है ना, कानपुर में है। भारत में बात करें तो कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। देखिए, रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहाँ देखने को मिल रहा है? वाराणसी, इटावा, मोदीनगर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, इन जिलों में देखने को आ रहा है। और जूट केवल 3 मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, जूट की केवल 3 मिलें हैं। अभी आपने गोरखपुर देखा था, है ना। देखिए, एक तो आपका कानपुर में है, उसके बाद सहजनवा है गोरखपुर में, है ना। 3 मिलें हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कानपुर है, सहजनवा है और गोरखपुर यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज बनाने की जो मिले हैं कहाँ है? प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, यहाँ पे अवस्थित हैं, इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग की बात करें, कांच उद्योग तो प्रमुख है यहाँ पे, कांच उद्योग। यहाँ पे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, ये यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। फिरोजाबाद जो कि कांच की चूड़ियों के लिए, कई बार प्रश्न आता है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अन्य क्षेत्र हैं गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, आपका बहजोई, है ना, यहाँ पे नैनी, ये सब क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस, बालावली, ये सब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कांच के उद्योग यहाँ पे बहुचर्चित हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो है नगर है, वो चूड़ियाँ बनाने हेतु विश्वविख्यात है। तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ कहाँ की है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो ये इसका प्रमुख केंद्र है रेणुकूट, सोनभद्र। आपने सुना होगा हिंडाल्को, नाम सुने हैं, तो सोनभद्र में ही है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो वनस्पति घी की, देखिए उद्योग के संदर्भ में है सारा मामला। वनस्पति घी उद्योग केंद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर, मोदीनगर, मेरठ है, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग की बात करें तो प्रमुख केंद्र है कानपुर, प्रमुख केंद्र। जितने मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद सादे एवं रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रहा है? लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी जिले हैं, यहाँ पे इनके उद्योग का निर्माण किया जा रहा है। और साइकिल उद्योग की बात करें तो प्रमुख केंद्र आपका आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, यहाँ जिलों पे हो रहा है साइकिल का निर्माण, साइकिल उद्योग का निर्माण, ठीक है जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे है। उसके बाद सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने देखने को मिलते हैं, एक तो है सोनभद्र जिले के चुर्क और डाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दादरी है, अलीगढ़ है, प्रयागराज है, सुल्तानपुर है, झांसी, बुलंदशहर, इन सभी जगह सीमेंट उद्योग के कारखाने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, जो आपको ध्यान रखना है, वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। देखिए कौन सा है? सोनभद्र जिले, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको। देखिए क्या, कौन सा है यहाँ पे?
सोनभद्र, सोनभद्र जिले का जो है चुर्क और डाला, ये लोकेशन आपको एटलीस्ट ध्यान रखनी है, अधिकांशतः ये एग्जाम में देखने को आती है। अगला देखिए इसमें उत्तर प्रदेश में अगर स्पिरिट की बात करें, स्पिरिट और शराब निर्माण की, तो इसके प्रमुख केंद्र हैं गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, नवाबगंज। यानी स्पिरिट और जो वाइन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इन लोकेशन पे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंधक का जो तेजाब यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, बायोसल्फाइड बनाने का ये कारखाना कहाँ है, कानपुर में है। चमड़ा उद्योग भी कानपुर में, गंधक और तेजाब, बायोसल्फाइड इनका भी कानपुर में ही है, ध्यान रखें। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड बनाने का जो प्रमुख कारखाना है वाराणसी में है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। और कृत्रिम रबड़, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित, मैंने आपको बताया था अभी, मोदी नगर गाजियाबाद रीजन में ही आता है। यहाँ पे कृत्रिम रबड़ का कारखाना देखने को मिल रहा है। ठीक है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का जो प्रमुख यहाँ पे कारखाना है वो शंकरगढ़ में है। शंकरगढ़ कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में। ठीक है जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो झांसी में है। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है, प्रश्न आएगा ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी है ना। उसके बाद सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख केंद्र शंकरगढ़, सिलिका शंकरगढ़, ऐसे यू गाइस कैन रिमेंबर, आप लोग याद रख सकते हैं। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई है, बाराबंकी जिले में देखने को मिलती है। वहीं पे कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का जो केंद्र है उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ है, सहारनपुर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्लियर है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो फैक्चुअल पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपके सामने होंगे। पीसीएस स्तर पे बात करें तो मिलान करने के लिए आ जाता है, और वनडे एग्जाम की बात करें, जो अन्य परीक्षाएं हैं जहाँ पे यूपी स्पेशल से प्रश्न रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल रहता है कि भैया कांच की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको तैयार रहने हैं। ताले, उत्तर प्रदेश में ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अलीगढ़ के ताले है ना। इत्र, सुगंधित वस्तुओं के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कन्नौज। इस तरीके के प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। कहाँ है, इसका निदेशालय नोएडा में है, जिसके अधिकार क्षेत्र के तहत वर्तमान में 4 प्रदेश आते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा NTPC की परीक्षा हुई थी, ये प्रश्न वहां पे पूछा गया था कि STPI कहाँ है ना। तो अभी देखिए नोएडा में तो इसका निदेशालय है, यानी मेन हेड ऑफिस आप कह सकते हैं नोएडा, और जिसके अधिकार क्षेत्र में 4 केंद्र आते हैं। एक है आपका कानपुर, ठीक है जी, एक है आपका लखनऊ, और एक है आपका प्रयागराज, और एक है आपका मेरठ। प्रश्न क्या था मैं आपको बता देता हूँ, STPI निम्नलिखित में से कहाँ है। तो प्रयागराज ऑप्शन में था, कुछ ऑप्शन अलग भी दिए हुए थे, तो प्रयागराज आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग चले जाएंगे। तो 4 केंद्र उत्तर प्रदेश में, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ। मेन केंद्र सेंटर पूछेगा, केंद्र पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है वो है नोएडा। ठीक है जी। आइए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करें, इसकी स्थापना हो रही है 1958 में, और कहाँ, कानपुर में। ठीक है जी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, तो लघु उद्योग वहीं देखने को आ रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर एग्रो पार्क विकसित यहाँ पे किए गए हैं इन लोकेशन पे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हो रही है, 1 नवंबर 1954 को, यानी 1 नवंबर 1954 को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हो रही है। और कहाँ हो रही है, अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कानपुर में। ठीक है। उसके बाद इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वित्तीय निगम के। लोकेशन ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। प्रादेशीय औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम, पिकअप जिसको बोलते हैं, पिकअप, ये कई बार प्रश्न आता है, पिकअप कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ है। इसका फुल फॉर्म देख पाएंगे आप लोग, प्रादेशीय औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, इसके संदर्भ में जाना जा रहा है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसको प्राधिकरण की संज्ञा दी जा रही है, ये अब स्थापना कब हो रही है, मार्च 1961 में कानपुर में हो रही है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब यहाँ पे शोध संस्थान के बारे में देखें, आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बरेली, कुछ मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब जैसे सिंगल में है, अमेठी में पड़ता है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर उसी के बगल में देखेंगे आप लोग रायबरेली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक भदोई वाला लोकेशन ध्यान रखें, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में है। बाकी कुछ इंडिविजुअल अलग अलग हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। जैसे लखनऊ में मैंने आपको बताया था, लखनऊ, अब देखिए जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, विश्व विज्ञान, वनस्पति अनुसंधान, औषधि, है ना, ये सब आपके कहीं ना कहीं लखनऊ में है। तो एक कीवर्ड पकड़िए, औषधि है। औषधि कहाँ मिलेगी? वनस्पति में मिलेगी। और वनस्पति में ही विश्व भी देखने को मिलता है ना। तो विश्व विज्ञान, ऐसे यू गाइस कैन कनेक्ट, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे देखने को आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगरा की बात करें तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखने को आ रहा है। कानपुर नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ठीक है। मेरठ की बात करें तो सेंट्रल पेट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेशन सहारनपुर, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ इंडिविजुअल हैं जो एटलीस्ट आपको पता हो, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न है। अब जैसे झांसी का आप देख पाएंगे, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, विजिबल होगा ये वाला मैप आपको, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझें। अब अगला पॉइंट आप देखेंगे पेज वाइज, जैसे हम लोग क्रमवार चल रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने है उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खंड है और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे जनजातियों को हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। जरा समझिए, यहाँ पे कई जनजातियों के बारे में आपने नाम सुना होगा, थारू, भुक्सा, भोटिया, अभी सबके बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ये हेडलाइन है। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो 1.09% भाग जो है उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है। यानी भारत में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं भारत के संदर्भ में, उसका 1.09% उत्तर प्रदेश में है। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखें। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 0.6%। पूरे भारत का 1.09% और 2011 की जनगणना के अनुसार उसका प्रतिशत है 0.6%। ये परसेंटेज ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय जो हैं, इनके संविधान यानी अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 यानी 1967 के तहत उत्तर प्रदेश, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड सहित 5 जनजातियों जिसमें भोटिया, भुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। किसी भी गांव को गांव का दर्जा देना है तो ये पावर है राज्यपाल महोदय के पास, है ना। ये पॉइंट पहले नोट कीजिए, एक पॉइंट बना के, कि अगर ग्राम को घोषित करना है तो ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास, ठीक है जी। अगर किसी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करना है तो ये पावर किसके पास है? घोषित करना है तो ये पावर है राष्ट्रपति के पास। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है जी। और ये किसके अंतर्गत है? अभी जो हम लोगों ने देखा कि यह आदेश जो है राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है किसी भी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और राज्यपाल किसी भी क्षेत्र समूह को ग्राम को गांव की दर्जा दे सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद, कब पृथक हो रहा है? डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है, 9 नवंबर वर्ष 2000, 9 नवंबर वर्ष 2000 उत्तराखंड बन गया 13 जिलों के साथ एक अलग राज्य, 13 जिलों के साथ एक अलग राज्य बन गया उत्तराखंड 9 नवंबर वर्ष 2000 को। क्लियर है जी यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, आपने इससे पहले आप लोग देख पाए कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है जब उत्तराखंड पृथक हो गया 2003 के संशोधन आदेश के द्वारा, ठीक है। अब कौन कौन सी जनजातियां हैं, अब जरा उसके ऊपर हम लोग बात करें। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां या जनजाति
समूह हैं जिसमें गोंड समूह है, खारवार समूह है, सहरया, बैगा, अगरिया, पनखा, पनिका, चेरो, भुइया, भुनिया, पटारी, पहरिया, ये कई सारे समूह इसके अंतर्गत आ रहे हैं। इनके अतिरिक्त भोटिया है, भुक्सा, भोक्सा जिसको बोलते हैं, जौनसारी, राजी, थारू, माहीगीर, ये जनजातियां भी यहाँ कतिपय स्थानों पर अतुल्य संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब यहां ध्यान से देखिएगा जो आंकड़े आपके सामने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार गौंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। कौन सा समूह है? तो इसको स्टार कर दीजिए। गौंड समूह उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है और इनकी संख्या 5,69,035 है, 5,69,035 है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो खारवार समूह का आता है। खरवार समूह का पहला नंबर गौंड समूह, दूसरा नंबर खरवार समूह। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब आप लोग देख रहे हैं। इसकी संख्या 1,60,676 है। यह आंकड़ा एक पल के लिए आप थोड़ा सा ढिलाई कर सकते हैं, लेकिन ये क्रम ध्यान में आपको इसमें ढिलाई नहीं कर सकते हैं। पहला गौंड समूह, दूसरे नंबर पे खरवार और उसके बाद थारू समूह जो कि 1,05,291 का स्थान आता है। तो तीसरे नंबर पे कौन है? थारू समूह, थारू जनजाति। ठीक है जी, तीसरा समूह कौन सा है? थारू जनजाति। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जालौन, अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ये दो लोकेशन ध्यान रखेंगे कि एक भी जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ नहीं पाई जाती है? जालौन और अयोध्या। क्लियर है जी? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब एक एक करके समूह की बात कर लें, कौन कौन से समूह हैं और इनके संदर्भ में क्या क्या फैक्चुअल पॉइंट हैं, जैसे आपके सामने प्रश्न आते हैं। थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति में एक सबसे बहुचर्चित प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये पॉइंट भी आपको इस तरीके के ध्यान रखने हैं। आइए और बात करें इसमें क्या क्या है। थारू समूह, जो पहला पेज आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में पाई जाती है। लोकेशन ध्यान रखेंगे, थारू जनजाति गोरखपुर के तराई भाग में और बलरामपुर में निवास करती है। बलरामपुर जो मैप आप देख पाए हैं वहीं पे उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। थारू जनजाति के लोग किरात वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? किरात वंश। क्या ध्यान रखेंगे? थारू जनजाति है, पहला पॉइंट कहाँ पाई जाती है, लोकेशन आपसे पूछी जाती है, कहाँ निवास करती है? गोरखपुर के तराई भाग में और बलरामपुर में। ठीक है जी। कौन से वंश से संबंध रखते हैं? किरात वंश। अगला देखिए, इसमें थारू जनजाति के लोगों की जो शारीरिक संरचना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि कद में छोटे होंगे, चौड़े होंगे, चौड़ी मुखाकृति होगी, मुख की आकृति चौड़ी होगी, चमड़ी का जो पीला रंग कुछ देखने को मिलता है। और थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन जो है वो है चावल। ठीक है जी, चावल खा के अपना भरण पोषण करते हैं। दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए थारू लोग जो है मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी शाम और दोपहर का जो भोजन होगा उसमें मिझनी और कहीं ना कहीं बेरी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। थारू जनजाति के लोग जो हैं अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों एवं नरकुलों से करते हैं। ठीक है। और थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ देखने को मिलती है। जॉइंट फैमिली यानी चाचा, मामा, मौसा, चाची सब एक ही परिवार में संयुक्त परिवार देखने को मिल रहा है। दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सब एक ही संयुक्त परिवार में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था गाइस कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और अगला यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, होमवर्क देना चाहूँगा। जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ उसको जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाते हैं, है ना, ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, ये प्रश्न तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति, लेकिन क्यों बनाते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझ रहे होंगे। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित रहता है। बदला विवाह, भाई एक परिवार में शादी हुआ, जैसे एक घर से लड़की और लड़के का विवाह हुआ, फिर अगले क्या होगा, दूसरे घर से लड़की और लड़के का विवाह हो जाएगा। समझ पाए? बदला विवाह मतलब दो परिवार हैं आपस में अदला बदली से विवाह कर लेंगे। एक घर से लड़का आया, उसी घर से लड़की आ गई, इस तरीके से विवाह रहता है। ठीक है।
अब देखिए, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा देने के लिए कहाँ महाविद्यालय बनाया गया है? लखीमपुर खीरी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ कब हो रहा है? 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर 1980 को इनका विकास थारू विकास परियोजना का प्रारंभ हो रहा है 2 अक्टूबर 1980। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का बर्थडे आपको पता है, और उसी के संदर्भ में 1980 में ये सामने आ रहा है। अगला देखिए, जौनसारी। अगली जनजाति है जौनसारी। जौनसारी जनजाति द्वारा जो है भिक्षु, पांचोई और दियाई उत्सव ये सारे मनाए जाते हैं जौनसारी जाति के द्वारा। और रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, धियई, ये जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य ये जौनसारी जनजाति के द्वारा संबंधित, इनसे संबंध रख रहे हैं। ये इनके आप कह सकते हैं लोक नृत्य हैं। उसके बाद भोक्सा या भोक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में ये पाई जाती है। कौन? भोक्सा या भोक्सा कह सकते हैं। तो बा से याद रखें बिजनौर, बा से याद रखें बिजनौर, बा से याद रखें बिजनौर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भोक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है। ठीक है जी। वहीं पे भोक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण भी देखने को मिलता है, समाज का स्तर इसके अंतर्गत पाया जाता है। वहीं पे देखिए, भोक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में जनरली बात करते हैं। और भोक्सा जनजाति की जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? तखत। तखत कहलाता है। तखत साहब आ गए, यानी सर्वोच्च व्यक्ति आ गया, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। उसके बाद भोक्सा जनजाति के लोग जो हैं चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ठीक है। और भोक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो है कृषि। इसका मुख्य आधार क्या है इनकी? वो है कृषि। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति परियोजना की बात करें तो 1983-84 में ये प्रारंभ की गई। और यहीं पे देखिए, अनुसूचित जनजातियां 2003 में जो घोषित की गई उसके आंकड़े आपके सामने हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे आपका गौंड समूह, गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी ये सब आ रहे हैं। तो ये लोकेशन आपके सामने जनपद दिए हुए हैं। खरवार समूह, खरवार, खैरवार जो कि यहाँ पे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सहरया ये ललितपुर में है। पहरिया ये कुछ नाम लोकेशन जो सिंगल नाम है इनको जरूर ध्यान रखें। बैगा सोनभद्र में। ठीक है। पंखा, पनिका ये सोनभद्र, मिर्जापुर। अगरिया, बटारी, चेरो, भुइया, भुनिया ये सब अलग अलग सोनभद्र में अधिकांश देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, वो है माहीगीर। क्या नाम है? माहीगीर। माहीगीर की तरफ बात करते हैं। और माहीगीर में माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। माहीगीर भी बिजनौर में पाई जा रही है। भोक्सा या भोक्सा ये भी बिजनौर में है। ठीक है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। माहीगीर जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी हैं? इस्लाम धर्म के। अब बिजनौर आपके सामने दो लोकेशन आई, दो जनजातियां आई, भोक्सा या भोक्सा बिजनौर और माहीगीर। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर। ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके से आप लोग रिलेट कर रहे हैं इसको। और माहीगीर जनजाति की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो मछली पकड़ना है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। अगला देखिए, खरवार। खरवार की बात करें तो खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी जिलों में रहते हैं। वहीं पे खरवार जनजाति की जो प्रमुख उपजातियां हैं वो है सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खैरी, राउत, मोगती, मुझायली, गोंजू और आर्मिया ये इनकी उपजातियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। और खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है? पलामू। और कहाँ पड़ता है ये? झारखंड में। ठीक है। वहीं पे खरवार जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो बदउस हैं, वनसंती हैं, दूल्हा देव हैं, घमसान और गुरैया। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है। अगला देखिए, सेनेटरी मार्ट योजना। सेनेटरी मार्ट योजना राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2002 में लागू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना। ये कब आया है? ये पॉइंट ध्यान रखें। कृषि गणना राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, इसी में अगला खंड हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। इससे पहले आपने जनजातियों के बारे में जाना, जो भी भौगोलिक अवस्थिति के अंतर्गत हैं, उन सारे पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने बात करी। अब परिवहन संचार के संदर्भ में आप लोग जानते हैं, जहाँ पे रेल परिवहन, जल परिवहन और सड़क परिवहन 3 खंडों में विभाजन देखने को मिलता है, अगर हम एक आदर्श रूप से इसकी स्टडी करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि परिवहन एवं संचार की क्या स्थिति है, इसमें एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रदेश में अगर अवसंरचना के विकास की अगर बात करें तो सड़क मार्ग है ना, और संचार सुविधाओं के विकास की बात करें तो इसको प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है। और उत्तर प्रदेश परिवहन के प्रमुख साधन की बात करें तो सड़क है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है और जल परिवहन मार्ग है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के यही 4 खंड आप लोग देखते हैं, जहां से अधिकांश प्रश्न आते हैं। अब यही आपको उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में देखना है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन की बात करें तो 15 मई 1947, ये डेट के साथ आपको याद रखना है, 15 मई 1947 को प्रारंभ हो रहा है। इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पे देखें, अगर सड़क परिवहन की बात करें, अब एक एक करके बात कर लेते हैं इसमें, सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको देखें आप। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट आई है 2021-22 की, उसके अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 12,245 किलोमीटर। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से आता है ना, जो इस संदर्भ में देश में द्वितीय स्थान पर है, देश में दूसरे स्थान पर है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के संदर्भ में। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो महाराष्ट्र है, आप लोग याद रखें। भारत में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, जहाँ पे 18,317 किलोमीटर ये बटा हुआ है। राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जहाँ पे 10,447। तो पहले स्थान पे आपको ध्यान रखना है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ठीक है जी, और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे राजस्थान है। RJ से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, राजस्थान और यूपी। ये 3 क्रम यहाँ पे ध्यान रखने हैं सड़क परिवहन के संदर्भ में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में बात करें तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित 1,40,950 किलोमीटर है भारत के संदर्भ में, है ना। और जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो है 19। पहले अलग था। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए, मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ भारत का, एक रफली डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बात करें तो पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH7, लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, वो है NH44। ठीक है, NH44। और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH19, नेशनल हाईवे 19। ठीक है जी, जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है, दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई है 2,54,895 किलोमीटर 2019-20 के आंकड़े के अनुसार। वहीं पे इनमें 3,635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 7,778 किलोमीटर NHI के तहत जो है 8,322 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और आपका 2,35,160 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग जो कि ग्रामीण मार्ग हैं, इन सब के सहित इनके आंकड़े यहाँ पे सामने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के संदर्भ में बात करेंगे, वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, उत्तर प्रदेश में NH19। अगला देखिए, राज्य सड़क परिवहन निगम की बात करें तो इसके द्वारा मुख्यतः प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है, बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। ठीक है जी, वहीं पे उत्तर प्रदेश परिवहन के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है सड़क परिवहन, सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। आप स्वयं सोचें कि आप अधिकांशतः किस ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग करते हैं? सड़क परिवहन का ही प्रयोग करते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस जब कवर करना होता है तब हम लोग कहीं ना कहीं रेलगाड़ी की यात्रा करते हैं, उससे भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम लोग वायु मार्ग यानी वायु परिवहन की हम लोग कहीं ना कहीं हेल्प लेते हैं, उसके तहत हम लोग उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सड़क, वायु, अब यहाँ पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जल परिवहन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांशतः सड़क परिवहन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन लखनऊ बाराबंकी नगरों के मध्य ये किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बात करें तो इसका गठन कब हो रहा है? 1 जून 1972, ये डेट याद रखनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हो रहा है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को 21 क्षेत्रों में बांटा गया है, 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू की गई थी। और लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना का संबंध आपसे पूछा जाए किससे संबंध रखती है, तो सड़क योजनाओं से है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सड़कों से संबंध है, सड़कों के विकास से संबंध है, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। ये क्या है, जरा ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पे भारत का मैप ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरीके से भारत का मैप है, एक रफली मैप ड्रॉ किया है गाइस, तो अगर मैं यहाँ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करूँ तो ये वाला सेंटर पॉइंट है, ये कहाँ पड़ता है, ये झांसी में पड़ता है। इसी को बोला जा रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी जिले में एक दूसरे को काटता है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अब यहाँ पे देखिए फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस कॉरिडोर के 6 नोड्स लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, उसके बाद चित्रकूट, यहाँ तक इसके विद्यमान हैं। रक्षा क्षेत्र में बात करें तो FDI नीति के तहत दी गई रियायत के बाद इस डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी अनुमानित इसके अंतर्गत है। वहीं पे बात करें, इनके माध्यम से मेड इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक तकनीक के रक्षा उत्पाद भी देश में बनने शुरू हो गए हैं। उसके बाद सरकार का अनुमान है कि इससे रक्षा उत्पादों के आयात में खर्च होने वाली 3.60 बिलियन डॉलर की राशि की बचत भी होगी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 5 वर्ष में 2.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो इस कॉरिडोर के ये लाभ हैं इसमें। अब देखिए गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ की बात करें, पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला कहाँ से रखी है, शाहजहांपुर में रखी है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लगभग 594 किलोमीटर लंबा है ये एक्सप्रेसवे, मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनेगा। आधारशिला कहाँ रखी गई, शाहजहांपुर। और यह संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और यह 6 लेन एक्सप्रेसवे जो है 8 लेन तक विस्तार योग्य, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वांचल से ये इसको जोड़ा जाएगा, बल्कि रोजगार, उद्योग, पर्यटन में भी ये सहायक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करें यमुना एक्सप्रेसवे जिसका पूर्ण नाम है ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है जी। ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा इन जिलों से होकर ये गुजरता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 165.537 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन यानी 8 लेन तक परिवर्धनीय भी है। एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से ये जोड़ता है, ठीक है जी। एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे इसका नया नाम है, पहले इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता था कि ग्रेटर नोएडा से बैठिए सीधा ताजमहल पहुँच जाइए, तो उस नाम से उसको रखा गया था, ठीक है। जेपी समूह द्वारा निर्मित इस परियोजना की कुल लागत जो है 12,839 करोड़ रुपए आई है और यह भारत की सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे स्ट्रेच ये सामने आ रहा है। अगला देखते हैं रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन के संदर्भ में आपने जाना कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं, कहाँ कहाँ आधारशिला रखी गई है, सड़क परिवहन में किस किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं रेल परिवहन के संदर्भ में, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको जानने हैं। देखिए रेल परिवहन की बात करें तो भारतीय रेलवे का जो है राज्य में 160 से अधिक वर्षों तक का इतिहास रहा है ना, आप जानते हैं इस चीज़ को। प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग लगभग 9,100 किलोमीटर यानी 9100 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का 14% है। ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग देखने को मिलता है जो कि 9,100 किलोमीटर है। पूरे भारत के रेल नेटवर्क की बात करें तो उसका 14% है, 14% है ना। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस देकर गौरवान्वित किया है, जो शुरू में आगरा दिल्ली के बीच चलती थी और अब इसे झांसी तक भी बढ़ा दिया गया है। एक ट्रेन आई थी गाइस, आपने नाम सुना होगा, हमसफ़र, नाम सुना है। जब ये ट्रेन आई उसके बाद एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया ये कहाँ से संचालित हो रही है, तो आनंद विहार से। ध्यान रखेंगे, आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार से प्रयागराज तक, ठीक है जी, दिल्ली के आनंद विहार से प्रयागराज तक। तो ये प्रश्न भी दोबारा देखने को मिल सकता है, जब ये आया मामला सामने तब भी प्रश्न देखने को आया था। अगला देखिए, 4 अक्टूबर 2019 की बात करें तो लखनऊ से नई दिल्ली के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल ने की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस
का परिचालन रेलवे कंपनी IRCTC के द्वारा किया गया और यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफ़र 6 घंटे में पूरा करती है। डिस्टेंस है और समय कम में पूरा कर दे रही है। कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से दिल्ली। क्लियर है जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद में चली थी, जो कि अब प्रयागराज है, कानपुर के बीच चलाई गई थी। तो कहाँ से? प्रयागराज से कानपुर के बीच मार्च 1859 पहली रेलगाड़ी। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो गोरखपुर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वर्ष 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया है। उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय की बात की जाएगी तो गोरखपुर। ठीक है। फिर देखिए केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की बात करें, जिसको कोर बोल रहे हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं, यानी 9 रेल डिवीजन हैं। आंसर दीजिएगा अगला प्रश्न में जो आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कि पूरे भारत में कितने रेल जोन हैं? पूरे भारत में कितने रेल जोन है, कितने रेल जोन में बटा हुआ है, जिसमें आप उत्तर प्रदेश में 9 रेल विभाग देख रहे हैं, प्रभाग देख रहे हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? मडुआडीह में है, वाराणसी में डीजल इंजन बनाने का कारखाना। वहीं पे लालगंज रायबरेली में रेलवे के सवारी डिब्बों यानी कोच के निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको मुगल सराय जानते थे, भारत में सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड भी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला देखिए जल परिवहन। अब जल परिवहन के बारे में समझें, रेल परिवहन के बारे में समझा आप लोगों ने, है ना। रेलवे के जनक डलहौजी को कहा जाता है, कि आपको बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश तथ्यसार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा इसमें ऐतिहासिक नहीं जाएंगे, वरना ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पहले उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में बात करनी है। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदानी इलाकों में बहती हैं, तो यहाँ पे आराम से हम लोग अपनी नाव वगैरह जो जलीय यान हैं उनको चला सकते हैं। लेकिन अगर यही पर्वतीय क्षेत्र से आ रही है, इस ढाल से आ रही है, तो यहाँ पे ये कार्य संभव नहीं होगा, है कि नहीं है? तो अब जरा समझिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य है, विस्तारित है, और ये देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये गंगा नदी से होकर गुजरता है, ये ध्यान रखना है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 1 प्रयागराज से हल्दिया तक, पहले इलाहाबाद से हल्दिया तक बोलते थे, तो अब नया नाम प्रयागराज है, आप जानते ही हैं। उसके बाद देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में है गाइस, ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा यहाँ पे स्थित है। और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहाँ है? आगरा। सूचना संचार के संदर्भ में जरा समझें, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हो रही है? 1972। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, यहाँ से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई है। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ। और उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र की बात करें तो ये कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। 1854 में हुआ है इस, यही वो दौर था 1857 का, जब विद्रोह हो रहा है और जब लोगों के बीच जब सूचना क्रांति आ रही है, तो अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में परिवर्तित हुआ। आप पढ़ते हैं ना राष्ट्रीय आंदोलन, ये कहीं ना कहीं वहीं से इसकी जड़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें इसमें। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो हवाई अड्डे और जो हवाई पट्टियां हैं, यहाँ से प्रश्न आपके सामने आ सकता है। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न होगा कि भाई कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, कहाँ है? लखनऊ। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको जो बाबतपुर हवाई अड्डा है, कहाँ है? वाराणसी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, नाम से पहचान लेंगे, कुशीनगर। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है अभी, ये जेवर बहुत चर्चा में चल रहा है, गौतम बुद्ध नगर में अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि निर्माणाधीन है, फैजाबाद में है। हवाई अड्डे का उन्नयन करके इसके अंतर्गत ये अयोध्या में है। ठीक है। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा, प्रयागराज नाम से पता लग रहा है। चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है। आगरा, ये जिसको खैरी हवाई अड्डा बोल रहे हैं, प्रस्तावित नाम इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट होगा, आगरा में। सावा हवाई अड्डा ये आपका सहारनपुर में। तो ये वायु परिवहन के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं। हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन नदी आपकी गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद से रिलेट कर सकते हैं, गाजियाबाद। ललितपुर हवाई अड्डा नाम से पता लग रहा है, ललितपुर। झांसी में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, गोरखपुर। IIT कानपुर में है।
हवाई अड्डा ये कल्याणपुर हवाई अड्डा नाम से जाना जा रहा है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में, कुछ नाम से पता लग जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन कुछ अन्य नाम जिनके लोकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अमोसी हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ। तो इस तरीके के नाम आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है और यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। ये ध्यान रखेंगे, भारत की पहली है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी ये अमेठी में है और फुर्सतगंज जगह पड़ती है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, इन सब लोकेशन की अगर बात करें, चित्रकूट, सुल्तानपुर, तो यहाँ पे एयरफील्ड यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में मेयरपुर है, यहाँ पे निजी हवाई अड्डा भी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है, लखनऊ में। अब ये कुछ हवाई अड्डे के लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, मैप हो सकता है आपको विजिबल ना हो, बट फिर भी मैं आपको कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे जो इंडिविजुअल दिए गए हैं, ये इंडिविजुअल ध्यान रखने हैं आप लोगों को, है ना। अपने मैप में देखिए कुछ इंडिविजुअल आपको दिए गए हैं, एटलीस्ट इनको जरूर ध्यान रखें। लोकेशन के साथ में क्या नाम है, ये लोकेशन के साथ में आपको ध्यान रखना है। ये कुछ विजिबल नहीं हो रहा है बट आपकी बुकलेट में विजिबल होगा, तो यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं इनकी लोकेशन के साथ। आप देख लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन कुछ लोकेशन में है, वो लोकेशन आप लोगों को छोड़नी नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संदर्भ में। आप अपने पेज पे देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई, है ना। संचार परिवहन हमने देखा, अब हम सिंचाई देखेंगे, उसके बाद ताप विद्युत परियोजना के बारे में बात करेंगे। देखिए सिंचाई के संदर्भ में बात करें तो आपने एक क्रांति के बारे में पढ़ा था बच्चों, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति आई जिसका संबंध खाद्यान्न फसलों से है और खाद्यान्न फसलों में गेहूं और चावल, है ना। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा ही क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्नत किस्म के बीज हरित क्रांति के तहत लाए गए उनको उपजाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं अच्छे खासी जल की आपूर्ति की आवश्यकता थी। और उस दौरान जब ये लाया गया 1966 में, यानी 1960 के दशक में, उस दौरान पंजाब हरियाणा ही वो रीजन था जहाँ पे पानी की बहुलता देखने को मिलती थी। तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ और धीरे धीरे करते करते और इसका विस्तार कई जगह देखने को मिला। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बात करें तो कृषि की सफलता विभिन्न फसलों के लिए जल उपलब्धता पर निर्भर करती है। जल की उपलब्धता होना अनिवार्य है, अतः जल भंडारण एवं उसका सदुपयोग राष्ट्रीय महत्व का विषय बना हुआ है। सर्वप्रथम 1823 में, ईयर याद रखेंगे, प्रथम सिंचाई कार्यालय कहाँ बनाया गया गाइस, सहारनपुर में ये खोला गया। 1830 में पुनरुद्धार के पश्चात पूर्वी यमुना नहर 1854 में, ऊपरी गंगा नहर 1878 में, आगरा नहर और 1878 में ही ये निचली गंगा नहर का निर्माण यहाँ पे संपन्न हुआ। 1885 में झांसी, जालौन, हमीरपुर, इन जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेतवा नहर का निर्माण किया गया। वहीं पे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विकास तीव्र गति से देखने को मिला है। वही जो हरित क्रांति वाला मामला सामने आया, उसके चलते सिंचाई सुविधा तो चाहिए अगर हम लोग उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। आइए वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का, शुद्ध बुआई क्षेत्र परसेंटेज की अगर बात करें तो वो है 86.6%। ठीक है, 2017-18 में ही उत्तर प्रदेश में फसल गहनता की बात करें तो उसका परसेंट है 162.4%। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-18 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 143.3 लाख हेक्टेयर है। ठीक है जी। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो 2016-17 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र 216 लाख है, 216 लाख। ठीक है, उत्तर प्रदेश गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में बात करें तो कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा है, बहराइच है, बस्ती है, अयोध्या है, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, ये सब आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला जो है अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है, यानी जहाँ पे आप देखते हैं ट्यूबवेल का निर्माण किया गया है, ट्यूबवेल से हम सिंचाई कर रहे हैं। अगर वहाँ से कोई नदी नहर जा रही है तो उसमें हम लोग ट्यूबवेल लगा के कहीं ना कहीं सिंचाई का प्रयोग करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए सांख्यिकी पत्रिका 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील सिंचाई नहरों की जो लंबाई है वो 2018-19 में कितनी थी, 75,379 किलोमीटर। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, है ना। ये उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे इस तरीके से मैप है, ये रफली मैप है।
इधर आप देखते हैं दिल्ली, इधर देखेंगे हरियाणा, पंजाब। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में भाई जाहिर सी बात है इसी से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं जल की अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यानी यमुनानगर हरियाणा से निकाली गई है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं पे पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्वी यमुना नहर मुगल काल में निर्मित की गई थी और शाहजहां के शासनकाल में अली मर्दान, नाम ध्यान रखेंगे, अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा भी तैयार की थी और संभवतः मोहम्मद शाह के समय इसे निर्मित करवाया गया था। ईयर देख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए 1719 से 1748 के मध्य इसका निर्माण हुआ है। तब से चली आ रही है सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्रिटिश काल में बात करें तो इसका पुनरुद्धार किया गया। इसके पुनरुद्धार के पश्चात 1830 में इस नहर को प्रथम बार इसका प्रारंभ किया गया। पूर्वी यमुना मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 197 किलोमीटर है। ये आंकड़ा याद रखेंगे। ठीक है, और पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के ये जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन जिलों में इसकी सिंचाई देखने को मिलती है। इस नहर प्रणाली से निरंतर जल पूर्ति हेतु ताजेवाला बैराज जो कि यमुनानगर हरियाणा के निकट हथनी कुंड बैराज का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी। आगरा नहर की बात करें, अभी पूर्वी यमुना नहर देखा आप लोगों ने, तो आगरा नहर का उद्गम कहाँ से हो रहा है? यमुना नदी के दाहिने तट से हो रहा है, ओखला में हो रहा है। ठीक है, आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किलोमीटर है, जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो ये 160 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर की अगर बात करें तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम जो है स्थल वो कहाँ है? हरिद्वार, उत्तराखंड में। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितनी है? 6496 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर है। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। देखिए अब देखते हैं निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? नरोरा, बुलंदशहर में गाइस। निचली गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितनी है? 8278 किलोमीटर। और निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1878 में इसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे आप लोग शारदा नहर, है ना। इसमें आप लोग कई सारे डिटेलिंग पॉइंट देख पा रहे होंगे, लेकिन हमने महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें रखे हैं ताकि ये वाले पॉइंट एटलीस्ट आप लोग स्किप ना करें, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, बाकी बुकलेट में आप तमाम चीज़ें देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली की बात करें तो वो है शारदा नहर। पुरानी की बात करें तो यमुना है और लंबी की बात करें तो शारदा नहर है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन उत्तराखंड में शारदा नहर पर ही अवस्थित है। शारदा नहर का उद्गम स्थल बनबासा, उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर टनकपुर के निकट यहाँ पे स्थित है, देखने को मिलता है। अगला देखिए शारदा नहर परियोजना की बात करें तो इसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ और 1928 में इसे जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी गई। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9961.3 किलोमीटर यहाँ पे देखने को आती है। उसके बाद इसमें अन्य प्रमुख नहरों की बात करें तो यहाँ पे जरा समझिएगा। अन्य प्रमुख नहरों में एक है बेतवा नहर 1885 में निर्मित हुई। ठीक है जी, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर इन जिलों की सिंचाई इसके अंतर्गत की जाती है और सिंचाई के लिए प्रथम बार इसका प्रयोग 1886 में शुरू किया गया। और रामगंगा नहर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर जिलों से इसकी सिंचाई होती है। आप देख रहे होंगे गाइस ये सारे जिलों के नाम आ रहे हैं, तो क्यों ना एक कार्य ऐसा किया जाए कि आप एटलीस्ट जिलों को तो पहचान लें कि किस जिले का संबंध किस लोकेशन से है। तो उसके लिए धैर्यपूर्वक अपने रूम में जिसमें स्टडी करते हैं उत्तर प्रदेश का एक मैप जरूर लगाएं। डेली 1-2 लोकेशन देखते रहें। टोटल 75 जिले हैं। कुछ लोकेशन आप जानते भी हैं, कुछ लोकेशन आप बार बार देखेंगे तो आपको कंटेस्ट होता चला जाएगा, है कि नहीं है। और उन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए सरयू नहर से प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर इन सब जिलों में सिंचाई होती है। गोकुल बैराज की बात करें जो कि मथुरा में है। ये गंगा जल बैराज, लवकुश बैराज, आगरा बैराज पेयजल, ये सब परियोजनाएं हैं। गुरसराय एवं मंदिर नहरों का उद्गम स्थल क्या है? माता टीला बांध उत्तर प्रदेश जो कि बेतवा नदी पर है ना। सपरार नहर द्वारा झांसी व हमीरपुर जिलों में सिंचाई हो रही है और धनास नहर से हमीरपुर जिले में सिंचाई देखने को मिलती है। उसके बाद अर्जुन सहायक परियोजना की बात करें तो नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, हमीरपुर यहाँ सिंचाई होती है। बेलन
नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। आप पढ़ते हैं पाषाण युगीन संस्कृति, जो कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, तो इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी की चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं ये वही है ना, तो ध्यान रखना आप लोगों को। तो बेलन नहर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जा रही है। नगमा बांध, ये नहरों द्वारा मिर्जापुर, सोनभद्र इन जिलों में सिंचाई की जाती है। केन नहर की बात करें तो बांदा जिले, गंडक नहर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन सब में यहाँ की सिंचाई हो रही है। ये सारे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, आपके बुकलेट में होंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना के संदर्भ में। अभी बहुत चर्चा में भी है और यहाँ से प्रश्न संभावित हैं। आपने सुना होगा कि कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण कहीं ना कहीं बिजली विभाग संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते बिजली में कटौती भी देखने को मिल रही है। तो अब जो आपके सामने पॉइंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं, तो ऊर्जा वर्तमान में मानव की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है, बिल्कुल क्लियर है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते औद्योगिक क्रियाकलापों के साथ साथ ऊर्जा की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत की बढ़ती मांग के मद्देनजर विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ऊर्जा की बात करें तो 440 मेगावाट है, जल विद्युत की बात करें तो 501.60 मेगावाट है, और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो 4483.55 मेगावाट का योगदान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा के अंतर्गत कोयला आधारित संयंत्र हैं और जो कितना कर रहे हैं 24,389 मेगावाट, और गैस आधारित संयंत्रों की 1493.14 मेगावाट संस्थापित क्षमता इसमें देखने को मिल रही है। वहीं पे प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता जो है राज्य क्षेत्र स्टेट सेक्टर जिसको बोल रहे हैं, इसके तहत 6679.70 मेगावाट, और निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर के तहत 11,214.45 मेगावाट, और केंद्रीय क्षेत्र के स्तर पर बात की जाए तो 13,413.14 मेगावाट का यहाँ पे सेगमेंट सामने देखने को मिलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वहीं पर वर्ष 2021-22 की बात करें तो अप्रैल मार्च में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन गत वर्ष के 1,26,920.8 गीगावाट घंटा की तुलना में बढ़कर इतना आंकड़ा यहाँ पे सामने हो गया है 1,36,816.8 गीगावाट। ठीक है, वहीं पे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बात करें, NTPC की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात करें, तो इसमें इसके द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र सिंगरौली, सोनभद्र, रिहंद, सोनभद्र में, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार, रायबरेली में, टांडा अंबेडकर नगर में, औरैया, ये सब औरैया गैस आधारित, दादरी गैस में गैस एवं कोयला आधारित, शेष में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे मेजा ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज NTPC एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की संयुक्त परियोजना यहाँ पे सामने देखने को आती है। ठीक है, वहीं पे बात करें 12 ताप विद्युत संयंत्र U3, ये प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र का ताप विद्युत संयंत्र है। उत्तर प्रदेश राज्य के विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन सहित कहाँ है, अनपरा जो कि सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र में, ये भी हरदू आगंज ये अलीगढ़ में है, जवाहरपुर, एटा, पनकी कानपुर है ना, परीक्षा ये सब कहीं ना कहीं झांसी में है। तो ये सब लोकेशन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। उसके बाद देखिए कानपुर स्थित निर्माणाधीन घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र, ये आपका नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NCL, ये संयुक्त परियोजना यहाँ पे सामने देखने को आती है। ठीक है, उसके बाद ओबरा ताप विद्युत संयंत्र निर्माण की बात करें तो 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। किस देश का सहयोग लिया गया? रूस का। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए भेल है ना, भेल द्वारा मशीनरी दी गई है। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो पहली 3 और छठी और 7वीं यूनिटों के लिए भेल द्वारा, जबकि चौथी और 5वीं यूनिटों के लिए मित्सुबिशी कॉरपोरेशन यानी जापान द्वारा इसमें मशीनरी दी गई है। ठीक है, वहीं पे सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित बात करें तो 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर यानी अलीगढ़ एवं घोसी में स्थापित की गई हैं। NTPC की प्रदेश में सौर आधारित प्रवर्तित जिसको कमिश्नरेट बोलते हैं ये परियोजनाएं हैं, जो कि बिल्हौर कानपुर में है 140 मेगावाट, दादरी में 5 मेगावाट, ऊंचाहार में 10 मेगावाट और सिंगरौली में 15 मेगावाट और औरैया में 8 मेगावाट तक के आंकड़े यहाँ पे सामने आते हैं। क्लियर है जी? तो ये कुछ आंकड़े हैं जो फैक्चुअल पॉइंट हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, इनको आप लोग कंठस्थ करके रखें। उसके बाद देखिए NTPC की सौर आधारित निर्माणाधीन परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? बिल्हौर है, ये लोकेशन नाम मैं बोल दे रहा हूँ, औरैया है, रिहंद है,
इसके अतिरिक्त औरैया में 20 मेगावाट की तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत इसके अंतर्गत है। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? रेणुकूट, सॉरी हिंडाल्को एल्यूमिनियम कहाँ है? रेणुकूट, सोनभद्र में पड़ता है गाइस। विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से हो रही है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में स्थापित है। नरोरा परमाणु संयंत्र में 220 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर इसमें कार्यरत हैं। नरोरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 से तथा द्वितीय इकाई 1 जुलाई 1992 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई एवं पेयजल के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है ना। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जो आपको नाम ध्यान रखने। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, रिहंद बांध परियोजना पिपरी सोनभद्र में है। नाम लोकेशन के साथ ध्यान रखना है। रिहंद बांध परियोजना कह लें या तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक है, कहाँ पे? पिपरी सोनभद्र। उसके बाद बेतवा नदी पर निर्मित है राजघाट बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी है? नाम ध्यान रखना है, राजघाट बांध परियोजना। इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा अपने मैप में। उसके बाद गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार, नेपाल भी सम्मिलित है, इन राज्यों में ये शामिल है गंडक परियोजना। रामगंगा परियोजना, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसका मैप देखें जरा गाइज आप लोग, मैप यहाँ पे देखिए जरा एक बार, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं और जिले, देखिए ये जिला आप लोग देख पा रहे होंगे लखीमपुर खीरी, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 3 जिले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, 4 जिले, इनकी संयुक्त परियोजना यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आप ये जिला देख पाएंगे, इसकी परियोजना ये है, विजिबल नहीं है मैप, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका गेला जलाशय बांध जो है। उसके बाद सोनभद्र में ये परियोजनाएं हैं। ठीक है, ललितपुर में आप ये परियोजना देख पाएंगे। इस तरीके से आप लोग इनको सिलेक्टेड हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लिमिटेड है, इनको आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे आप देख पाएंगे बिजनौर में, ठीक है, रामगंगा परियोजना, इस तरीके से यहाँ पे झांसी, है ना, इस तरीके से यहाँ पे परियोजनाएं देख पाएंगे। तो ये परियोजनाएं आपके मैप में अवस्थित होंगी। ठीक है, सो गाइस ये था आपका उत्तर प्रदेश का भौगोलिक अवस्थिति। नेक्स्ट सेशन से हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। तो इतिहास में जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास और कला एवं संस्कृति, यही खंड पढ़ते हैं, उसी को हम लोग उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। यानी ये विषय जो आपने आदर्श रूप से तैयार किए होंगे, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से संभावित प्रश्न है कि आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा, उत्तर प्रदेश की जो अन्य परीक्षाएं हैं जहाँ पे यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में प्रश्न होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।